नाज़रीन, बलूचिस्तान जो है वो कई अरसे से दहशत गर्दी जैसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है और जो दहशत गर्द अनासर हैं उनका मकसद सिर्फ दहशत गर्दी या हमले करना नहीं है, बल्कि रियासती रिट को चैलेंज करना है, तरक्याती अमल को रोकना है और ख़ास तौर पे जो वहाँ के अवाम है उनके एतमाद को जो है वो सबूताश करना है। और यकीनन इन तमाम चीज़ों पर जो हमारे वतन के दिफा के लिए कुर्बानियाँ देने वाले जो सिक्योरिटी फोर्सेस या कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो इस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो है सीसा पिलाई दीवार बने हुए हैं। और इस वक्त जो है ऑपरेशन शाबान पूरी कुव्वत के साथ जारी है बलूचिस्तान में, जहाँ पर खारजियों पर ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले करके जो है उनको जहन्नुम वासिल किया जा रहा है। और साथ साथ ये भी कि आखिरी दहशत गर्द तक जो है ये ऑपरेशन जारी रहेगा। यकीनन अमन के जो दुश्मन है वो किसी भी रायत के लायक नहीं है और मुस्तहिक नहीं है, और यही जो है पैगाम जा रहा है अस्करी क़ुव्वत की जानिब से भी और हमारी जो सिविल क़यादत है उनका पैगाम भी यही है। लेकिन अफसोस के साथ और शर्म के साथ कि इस पैगाम के में जो दरार पैदा की जा रही है वो ऐसे बयानात हैं जिससे दहशत गर्दी का अमल जो है रुक तो नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं दुश्मन इसको कैच ज़रूर करा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिन्होंने पाक फ़ौज के जो शोधा हैं उनके लिए एक मुतनाज़ा बयान दिया था जिससे शोधा के जो लवाहिकीन थे उनके और पूरी कौम के जो है जज्बात मजरूह हुए थे, और इसको जो है हमने देखा है कि इंडियन चैनल्स जो हैं ये मौलाना फजलुर रहमान के स्टेटमेंट को कैश भी करा रहे हैं, और यकीनन ये बड़े अफसोस की बात है। गो कि इससे हमारे जो अज़ाइम है वो हम मजबूत भी हैं और हम जारी रखेंगे दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान पर गुजरावाला की अदालत में फ़ौज के ख़िलाफ़ तकरीर पर उनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दायर करने की दरख्वास्त की गई है, और कौम जो है इस वक्त मौलाना से अपील कर रही है कि भाई इस नाजेबा बयानात को जो है वो आप वापस लें। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूँ। रिटायर्ड डॉक्टर समरेश सालिक साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया हमें। ख़ास तौर पे मामले खुसूसी बराए दाखिला हुकूमत बलूचिस्तान बाबर यूसुफ ज़ई ने ज्वाइन किया, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपके भी बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं। सर समरेश साहब, ज़रा चूँकि हम ऑपरेशन शाबान के हवाले से बात कर रहे हैं, जिस तरह जब भी हम बात करें बलूचिस्तान की तो बड़ा ही हमें एक दुश्वार गुजार जोग्राफिया नज़र आता है वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस नज़र आते हैं, बिल्कुल डायनेमिक्स चेंज है वहाँ पर। और इस वक्त जो है ऑपरेशन शाबान जारी है, ज़ोरों शोर से जारी है दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, और इसमें साथ साथ जदीद इंटेलिजेंस और जो मुश्तरका कार्रवाइयाँ हैं सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की, वो कितना अहम किरदार इस वक्त अदा कर रही है। मैम अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। देखिए, हम ये जो जंग है ये तकरीबन ओवर 20 ईयर्स से हम इस जो है ये आफत का हमें सामना है, और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ऑपरेशन शाबान जो है वो बहुत ज़रूरी ऑपरेशन हो गया था, और इस तरह के सीरीज ऑफ ऑपरेशन पहले भी हुए हैं, आइंदा भी होंगे। और जब तक आखिरी दहशत गर्द का कला कमा नहीं होता ये कार्रवाई जारी रहेगी। क्योंकि ये कहा जाता है कि फेंस इज द बेस्ट डिफेंस। जब तक आप ऑफेंसिव पे नहीं जाते तब तक सिर्फ डिफेंसिव रह के आप अपना दफा नहीं कर सकते। तो जो बलूचिस्तान की सिचुएशन इस वक्त कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे एक तो यह है कि ओवरऑल पाकिस्तान इज सराउंडेड बाय ट्रबल सम नेबरहुड। इंडिया जो है उसको आपने 25 में चेकमेट किया कन्वेंशनल डोमेन में, और ये एक्सपेक्टेड था कि वन कन्वेंशनल डोमेन को अप स्केल करेगा, जो वो कर रहा है अभी। इसके साथ साथ अफगानिस्तान भी इस काबिल नहीं है कि वो अपनी ज़मीन को डिनाई कर सके टेररिस्ट को, कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। ईरान जो है वो अंडर अटैक है। इसके अलावा साइनो यूएस, चाइना और यूएस की राइवलरी भी जारी है। सी पैक की इम्प्लीकेशंस भी हैं। इसराइल भी इस इलाके में इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। लेकिन जैसे आपने देखा कि रिसेंटली जो टेररिज्म है उनके इंसिडेंट्स की तादाद बढ़ी है, और करस्पॉन्डिंगली जो आर्म फोर्सेस हैं वो भी अपनी पूरी तैयारी के साथ इनका कला कमा करने में मसरूफ है। दूसरी रही बात जो स्टेटमेंट्स की, वो मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह की जंगें सिर्फ आर्म फोर्सेस नहीं लड़ती, बल्कि कोई भी जंग सिर्फ आर्म फोर्सेस नहीं लड़ सकती जब तक पीछे होल ऑफ नेशन अप्रोच ना हो। पर्टिकुलरली ये जंग जो है, जो मैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि ओवर 20 ईयर्स से हम इसका सामना कर रहे हैं, इसमें जब तक तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हैं,
जुडिशरी है, मीडिया है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, आर्म फोर्सेस है, तमाम ने मिलकर जब तक एक यकजा होके इसका सामना ना किया तो तब तक हमें कामयाबी मुश्किल होगी। वेरी अनफॉर्चुनेट किस तरह की स्टेटमेंट जो आ रही हैं, बट आई एम श्योर कि स्टेट उनका सद्देबाब करने का अपने जो भी इसका ड्यू कोर्स है वो पूरा करेगी। बिल्कुल ठीक बात की, वैलिड पॉइंट है सर आपका। बाबर साहब इस बलूचिस्तान को फोकस कर रहे हैं और जिस तरह हमने पहले बात की बड़ी कॉम्प्लेक्स भी है, डायनामिक्स बहुत चेंज है। पहले हमने जब देखा था कि ये जो दहशतगर्द अनासर थे ये बलूचिस्तान में बदअमनी के साथ साथ जो है वो एहसास महरूमी को जो है ना अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करते थे और जो मासूम बलूची है वो शायद इनके बहकावे में भी आ जाते थे। मगर इस वक्त जो देख रहे हैं कि अवाम का ताउन बहुत ज़्यादा है, उनको ये रियलाइजेशन हो चुकी है कि ये जो BLF है या ब्रिगेड मजीद या सो कॉल्ड जितनी भी यहाँ पे जो आज़ादी के लिए सो कॉल्ड आज़ादी के लिए जो बात कर रहे हैं, ये किनके पपेट्स हैं? ये भारत के पपेट्स हैं, फितनउल हिंदुस्तान के पपेट्स हैं और वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस वक्त उनके बयानिए को चैलेंज किया जा रहा है और अवाम जो है वो साथ में है। लेकिन इस वक्त जो बलूचिस्तान की हुकूमत है वो जैसे सर ने बात की, समरेज साहब ने, कि सिर्फ आर्म फोर्सेस ही इस ऑपरेशन को कामयाब नहीं बना सकती, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स को शामिल होना होगा। तो आपका क्या टेक है सर इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी राय जानने की कोशिश की। देखें, बलूचिस्तान जो है जियोग्राफिकली एक मुश्किल तरीन सूबा है। हमारे साथ 2100 किलोमीटर से ज़ाहिद जो है वो दो मुल्कों की सरहदें लगती हैं। 1260 किलोमीटर अफ़गानिस्तान की सरहद और 900 किलोमीटर ईरान की सरहद। दुश्मन की हमेशा से ये कोशिश रही है कि बलूचिस्तान को कमज़ोर किया जाए। दुश्मन ये बात जानता है कि अगर बलूचिस्तान कमज़ोर होगा तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा। हमेशा से बलूचिस्तान में इस तरह के नैरेटिव बनाए गए हैं, बयानिए बनाए गए हैं जिससे बलूचिस्तान की आवाम को वरगलाया जा सके। अभी भी ये जो बयानिया एहसास महरूमी का, ये दुश्मन का बयानिया है। कभी बलूचिस्तान में एहसास महरूमी का बयानिया बनाया जाता है, कभी साइल व वसाइल का बयानिया बनाया जाता है, कभी हकूक़ का बयानिया बनाया जाता है, कभी मिसिंग पर्सनस का बयानिया बनाया जाता है। ये बयानिए जो होते हैं ये सारे स्क्रिप्टेड होते हैं। जैसा आप बता रही थी कि फितनतुल हिंदुस्तान की जो देखें सॉफ्ट फेसेस हैं, फितनतुल हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो ये बयानिया बनाते हैं और वो ये कोशिश करते हैं कि इस बयानिए से बलूचिस्तान की आवाम को बहकाया जाए। बलूचिस्तान की आवाम बाशऊर है, बलूचिस्तान की आवाम मुहिब वतन है। बलूचिस्तान की आवाम ने पहले भी इन दहशतगर्द अनासर का, इन फितनों का मुकाबला किया है, आइंदा भी मुकाबला करेगी। सूबाई हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, वो अपनी यूथ के लिए यूथ इंगेजमेंट प्रोग्राम्स लेकर आई है, वुमेन को एम्पावर किया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में सेशन होते हैं। इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँगा कि हमारे वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो हर हफ्ते, हर 15 दिन के बाद बलूचिस्तान के किसी ज़िले में जाते हैं, वहाँ पर ट्राइबल नोटेबल्स को इकट्ठा करते हैं, वहाँ के मकामी लोगों को इकट्ठा करते हैं, स्टूडेंट्स को इकट्ठा करते हैं, ख़वातीन को इकट्ठा करते हैं और उनके साथ जिरगा करते हैं। वज़ीर आला साहब के साथ गवर्नर साहब भी होते हैं, कोर कमांडर बलूचिस्तान भी होते हैं। ये सब मिलकर जाते हैं और बलूचिस्तान की आवाम को यही शऊर दिया जा रहा है कि आपको जिन नारों से, जिन बातों से वरगलाया जाता है, इन बातों में कोई हकीकत नहीं है। और देखें बलूचिस्तान में कैसा एहसास महरूमी, जब से बलूचिस्तान अलग सूबा बना है, 1971 तक 1 यूनिट था, 1971 के बाद जब से अलग सूबा बना है, आज तक बलूचिस्तान में जितने भी चीफ मिनिस्टर आए, जितने भी वज़रा आला आए, सबका ताल्लुक बलूचिस्तान से। कोई बाहर से वज़ीर आला बलूचिस्तान में नहीं आया। तो ये बयानिए बनाए जाते हैं। दुश्मन की कोशिश होती है कि इन बयानियों से आवाम के दरमियान, रियासत के दरमियान और हुकूमतों के दरमियान तकसीम लाई जाए। लेकिन बलूचिस्तान की आवाम अब इन लोगों को जान चुकी है, इन मदारियों को, इन भारत के टुकड़ों पे पलने वालों को समझ चुकी है। अब ये इनके बयानिए काम नहीं करते। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले पर मुश्तमिल है, रेगिस्तान है, सहरा है। मैंने जैसा आपको बताया कि 1260 किलोमीटर जो है उसका हमारा अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर है, इतने लंबे रकबे के ऊपर। तो यहाँ से जो फितनतुल हिंदुस्तान है ये अफ़गानिस्तान की मदद से, अफ़गानिस्तान फैसिलिटेटर है। अब देखें अफ़गानिस्तान के वज़ीर ज़राअत गुज़िश्ता हफ्ते हिंदुस्तान गए और हिंदुस्तान जाकर वो कहते हैं कि हिंदुस्तानियों का और हमारा DNA जो है वो सेम है। मतलब ये दोनों मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए साजिशें कर रहे हैं। ये फितनतुल हिंदुस्तान की जो कमांड है, इनकी जो लीडरशिप है, दहशतगर्द हैं ये तो, दुनिया ने इन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर किया है। अला नज़र हो या बशीर ज़ेब हो, उनकी महफूज पनाह गाहें अफ़गानिस्तान में, उन्होंने अफ़गानिस्तान में पनाह ली हुई है। अच्छा समरेज साहब, एक तो बड़ी अच्छी बात यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है हमारे फाजिब है वो इन दुश्मनों का ख़ात्मा भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो अपनी ज़िम्मेदारी आवाम की खिदमत उसके लिए बड़े फोकस्ड हैं। जिस तरह से वहाँ पे प्रोग्राम्स किए जाते हैं, जिस तरह फील्ड मार्शल आए दिन जो है वो बलूचिस्तान का दौरा करते हैं और यूथ को इंगेज कर रहे हैं।
یہ جو وار ہے ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، یہ ہائبرڈ وار اور 5th جنریشن وار، یہ سارا کچھ جو ہے اس وقت نیریٹو بنانا بہت ضروری ہے۔ وہ جو 70 سال میں نیریٹو بلوچستان کے خلاف بنایا گیا احساس محرومی کا جو کہ ابھی بابر یوسف زئی بھی بات کر رہے ہیں، اسی نیریٹو کو اب ہمیں کاؤنٹر کرنا ہے۔ تو یہ کتنا بہترین ایک اقدامات ہو رہے ہیں افواج پاکستان کی جانب سے بھی، اور جس طرح بتایا ہے کہ بلوچستان حکومت بھی اب اس پہ کام کر رہی ہے۔ میم دیکھیں، اس طرح کی سچویشن میں 3 مین سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو کہ دہشت گرد ہیں، جو کہ لڑائی لڑ رہے ہیں۔ دوسرے ان کے سمپتھائزرز ہیں، جو کہ ان کو جگہ مہیا کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، انہیں ہر طرح کے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اور تیسرے ہیں فینس سٹرز، جرنل ماسز، جو کہ صرف یہ آبزرو کر رہے تھے کہ کس طرف کو جو ہے وہ پلڑا باری ہو رہا ہے۔ سو اس طرح کی سچویشن میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ تینوں سیگمنٹس کے لیے اپنے میت لیں، کہ جو فینس سٹرز ہیں وہ سمپتھائزرز نہ بنے اور سمپتھائزرز جو ٹیررسٹ نہ بنے۔ میرے نزدیک اس وقت بہت بڑی ایفرٹ جو ہے وہ دیٹ ہیز بین پٹ ان پلیس، اور کافی زیادہ انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے، جس میں سکولز بن رہے ہیں، روڈز بن رہی ہیں، انفراسٹرکچر بن رہا ہے۔ اور جو نیریٹو میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت فورسفل نیریٹو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو فیوچر بلوچستان کا ہے وہ بہت برائٹ ہے۔ ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان کرٹیکل ہے چائنا کی جو ایمبیشنز ہیں اس ایریا میں، جس میں کہ سی پیک شامل ہے، اس کے لیے جو سب سے بڑا جو صوبہ جو سب سے زیادہ بینیفیشری ہوگا وہ بلوچستان ہوگا، کیونکہ گوادر بلوچستان میں لائے کرتا ہے۔ بلوچستان کی انٹائر سٹریچ سے سی پیک نے گزرنا ہے، وہاں سے مطلب بڑے کانوائز گزر رہے ہوں گے، بہت زیادہ ٹریڈ گزر رہی ہوگی، تو سب سے بڑا جو بینیفٹ ہے وہ بلوچستان کو ہونا ہے۔ سو میرے نزدیک جو ماضی میں یہ جو نیریٹو ہے کہ وہاں پہ کمیاں ہوئی اور وہاں پہ اس طریقے سے انویسٹمنٹ نہیں ہوئی، اس کا ازالہ فیوچر میں ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے، جو فیوچر کے پلانز ہیں پاکستان کے بھی اور چائنا کے بھی۔ ٹھیک ہے بابر صاحب، اس وقت یقیناً چیلنج ہے بہت زیادہ، جس طرح بات کی کہ بلوچستان الٹیمیٹلی بینیفیشری ہے کیونکہ وہاں پہ اتنے زیادہ مائنز اینڈ منرلز ہیں اور فیوچر انویسٹمنٹ بھی بہت ہے، گوادر پورٹ بھی بہت ہے۔ یہ تو دشمن کو کبھی بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان جو ہے، اگر بلوچستان ترقی کرے گا تو الٹیمیٹلی پورا پاکستان ترقی کرے گا، اور اکانومی پاور جب بن جائے گا تو یہ بھارت اور افغانستان، یہ تو ویسے ہی عسکری طور پہ ہم نے ان کو اتنا ڈیفیٹ کیا ہے، پھر ہم جب اکانومی پاورفل ہو جائے گی ہماری اکانومی تو لازمی سی بات ہے ان کے لیے اور زیادہ مسئلے مسائل ہیں۔ لیکن سر اس وقت جو امن و امان کی صورتحال ہے اس میں جو ٹرائبلز ہیں وہاں پہ ان کو بھی انگیج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں بار بار بھی بات کرتی ہوں، ڈائنامکس بہت مختلف ہیں، بہت کمپلیکس سچویشن ہے وہاں پر۔ اب اگر جس طرح سے افواج پاکستانی سیکورٹی فورسز ادارے جو آپریشن کرتے ہیں، ان کے پاس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ہوتی ہے اور جدید ان کے پاس یقیناً اپ گریڈڈ اور اپڈیٹڈ چیزیں ہیں، ساری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سب کچھ ہے، لیکن جو دشوار گزار پہاڑیاں وہاں پر ہیں جہاں پر یہ جا کے حملہ کر کے دوبارہ چھپ جاتے ہیں، ادھر جو ہے جو ٹرائبز کا ایریا لگتا ہے ان کو انگیج کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کیا ہے تو اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس ہے کوئی اپڈیٹ تو بتائیے۔ جی بالکل، ٹرائبز کو انگیج کرنا بہت ضروری ہے۔ بلوچستان ایک ٹرائبل صوبہ ہے اور بلوچستان کی اپنی روایات ہیں، اپنی ثقافت ہے، وہاں پر جو یہ ٹرائبل سسٹم ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے، اور ہماری حکومت جو ہے نا وقتاً فوقتاً، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ صاحب، گورنر صاحب، کور کمانڈر صاحب جرگے کر رہے ہیں، ٹرائبل نوٹیبلز کے پاس جاتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ آپ کا مستقبل تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں، اور ٹرائبلز کا بھی ہمارے ساتھ جو تعاون ہے وہ قابل مثال ہے۔ میں ٹرائبز کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہ ان دہشت گردوں کے سامنے مزاحمت کرتے ہیں۔ گزشتہ 10 دن پہلے آپ دیکھیں، یہی فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد جو ہیں یہ کوئٹہ کے نوائی علاقے ہنوڑک میں داخل ہو رہے تھے، تو ٹرائب نے جو ہے ان کے سامنے ریزسٹ کیا، ان کے سامنے مزاحمت کی اور ان کو جو ہے نا کوئٹہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اسی طرح شعبان آپریشن جب شروع ہوا، شعبان آپریشن سے پہلے ایک ثانیہ زیارت ہوا، دیکھیں اس ثانیہ میں ہمارے پولیس کے 28 آفیسرز اور جوانوں نے، 2 SHO بھی اس میں شامل تھے، انہوں نے بھی ان فتنۃ الخوارج کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، ہتھیار نہیں ڈالا۔ وہ اسی دشوار گزار پہاڑی سلسلے سے جو ہے کوئٹہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے مزاحمت کی اور آخری گولی تک وہ بہادری سے، جواں مردی سے لڑے۔ تو ٹرائبز جو ہیں وہ بالکل پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ہمارا جو ٹرائبل سوسائٹی ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ ہے، اور صوبائی حکومت اس حوالے سے کوشش کر رہی ہے۔ ویری لکیلی ہماری واحد حکومت ہے پاکستان کی جس میں اسمبلی میں آپ کو موسٹلی جو ہے نا سردار نظر آئیں گے، اور یہ وہی سردار ہیں جو 1947 سے لے کر آج تک پاکستان
پاکستان کے ساتھ محب وطن رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ رہے ہیں، اور وہ اپنے اپنے ایریاز میں ان دہشت گردوں کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. جتنی بڑی انویسٹمنٹ اب بھارت اور اسرائیل مل کر بلوچستان میں کر رہے ہیں، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتی. بلینز آف ڈالرز ان فتنۃ الخوارج کو اور فتنۃ الہندوستان کو دیے جا رہے ہیں کہ آپ جائیں پاکستان کا امن سبوتاز کرے. جیسا کہ آپ بتا رہی تھیں، ہمارے پاس دیکھیں نا ریکوڈک ہے، سندک ہے، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہاں پر بہت ساری معدنیات ہے، خزانے ہیں، گوادر ہے، اور جو ہے ہمارے پاس ڈیپ سی پورٹ ہے. ایشیا کا ڈیپ سی پورٹ گوادر میں ہے، جہاں سے ہم نے سی پیک کے ذریعے پوری ساؤتھ ایشیا میں ٹریڈ کرنی ہے، تجارت کرنی ہے. تو دشمن یہی چاہ رہا ہے کہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کیا جائے. اس کے لیے بلوچستان کو انہوں نے چنا ہے، اور بلوچستان میں کیونکہ ان کی انوالومنٹ آسانی سے ہو جاتی ہے، 1260 کلومیٹر کا بارڈر ہے، تو دہشت گرد جو ہیں وہ افغانستان سے در اندازی کر کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور بلوچستان کے امن کو نقصان لیکن پہنچاتے بابر ہیں. صاحب بات وہی ہے نا کہ یہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے بات کہ بھئی جس طرح سے خوشحالی نظر آ رہی ہے وہاں پہ، اتنے منصوبے ہیں، اسی کو تو وہ ٹارگٹ کر رہا ہے. اور سب سے زیادہ اس وقت جو ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں کو یا ہماری پولیس فورس کو، ایف سی جوانوں کو جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ بھائی سیکیورٹی مضبوط نہ ہو بلوچستان میں. اس پر جو ہے حکومت بلوچستان کیا اقدامات لے رہی ہے؟ کیونکہ پچھلے دنوں بڑی مطلب ایک افسوسناک واقعات رونما ہوئے ہیں تواتر کے ساتھ، اور بڑے حملے بھی کیے جا رہے ہیں سیکیورٹی فورسز پہ. جی دیکھیں، بلوچستان میں اگر آج امن قائم ہے، یہ سیکیورٹی فورسز کی مرہون منت ہے. ایف سی، افواج پاکستان، پولیس وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر قربانیاں دے رہی ہے، اور میں انہیں خراج تحسین پیش کروں گا، سلام پیش کروں گا جس طریقے سے وہ بلوچستان کے دیرپا امن کو انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے. صوبائی حکومت کی پوری کوشش ہے کہ اپنی سیکیورٹی فورسز کو اسٹرینتھن کیا جائے، ان کو بہترین ٹریننگ دی جائے، انہیں جو ہتھیار اور گولہ بارود درکار ہیں انہیں وہ فراہم کیا جائے، اور ہم کر رہے ہیں. ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی جو ہماری ٹیم کے کپتان ہیں، وہ ہمیشہ آپ دیکھیں اپنی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہیں. وہ ہمیشہ جو سیکیورٹی فورسز کا مورال بلند کرتے ہیں. سیکیورٹی فورسز کی کوئی بھی جو ہے نا اس طرح کی چیز ہو، وہ خود پہنچتے ہیں اور سیکیورٹی فورسز کا مورال بلند کرنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں بابر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ بلوچستان جیسے ایشو پر اور وہاں کی جو آپریشن ہے، آپریشن شابان، اس پر آپ نے ہمیں بہت بہترین طریقے سے اپنی اسٹریٹجی بھی بتائی. اور سالک صاحب، ہم بریک لوں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دوسرے سیگمنٹ پر بات ہوگی. کریں گے ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے. اس وقت امریکی حملوں، نئی پابندیوں اور صدر ٹرمپ کے جو مزید انہوں نے دھمکیاں دی ہیں، اس نے خطے کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کو مزید گھمبیر بنا دیا ہے. امریکہ کی ایران پر جو ہے وہ حملوں کی چوتھی لہر سامنے آئی ہے، جس میں 7 گھنٹے تک مسلسل بمباری کی گئی، اور اطلاعات یہ ہیں ایران کی جانب سے کہ اس میں کئی شہری اور فوجی جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں. ایرانی صدر کا بھی اس پر ریٹیلیشن اور بڑا سخت پیغام آیا ہے کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے بھرپور قوت کا استعمال کریں گے. یقیناً اس وقت جو پورا خلیجی خطہ ہے وہ ہائی الرٹ ہے، اور چین نے بھی اس پر جو اپنا رد عمل دیا ہے، اور انہوں نے امریکہ کو کہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر مشرق وسطیٰ کو انتہائی خطرناک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ سمریش صاحب موجود، اور ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں عمران علی جو کہ سابق سفیر ہیں. بہت شکریہ عمران صاحب آپ کا. آپ کی اجازت سے ذرا سمریش صاحب سے میں ایک سوال لے لوں، پھر آپ کی طرف آؤں گی. سمریش سالک صاحب، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو چوتھی لہر ہے جس میں 7 گھنٹے مسلسل بمباری کی گئی ہے، یہ بڑا انٹینس ری لانچنگ اس وقت نظر آ رہی ہے. اس کے پیچھے کیا وجوہات آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور کیا اس طرح کا جو اٹیک کیا گیا ہے اب ایران کی جانب سے وہ کوئی قانونی حیثیت رکھتا ہے، اور جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے وہ کیا کہتا ہے اس پر؟ میں دیکھیں یہ اب چوتھا دن جاری ہے، دوبارہ سے لڑائی ریزیوم ہوئے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ذرائع وہی استعمال ہو رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے پچھلے راؤنڈ میں ہو چکے ہیں. ٹھیک. میرے نزدیک ایران جو ہے وہ بہت برے طریقے سے امریکہ کو فرسٹریٹ کر رہا ہے، ایجیٹیٹ کر رہا ہے. اور اس وقت جو کرٹیکل ایسپیکٹ بنا ہوا ہے مور دین اینی تھنگ ایلس، وہ اسٹریٹ آف ہارمز کی نارملسی ہے. ٹھیک. امریکہ نے پوری کوشش کی اپلیکیشن آف فورس سے یا ڈرا دھمکا کے، نیوکلیر ویپن کی تھریٹس دے کے، کہ ایران جو ہے وہ اس کو وہ جو ڈیزائرڈ لائن ہے اس کو پر لایا جا سکے. ٹھیک. لیکن ایران نے ابھی تک ریزسٹ کیا ہے، اور پرٹیکولرلی یہ جو دوبارہ سے لڑائی کی ریزمپشن جس کی وجہ بنی، جو کہ قطر اور سعودیہ کے جو سی لائنر تھے جن کے اوپر اٹیک کیا گیا، ویسلز یا شپس تھے ان پہ اٹیک کیا تھا. جی یہ سارا ایشو وہی ہے کہ کون جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر کنٹرول ایکسرسائز کرے گا.
क्या अमेरिका करेगा या ईरान करेगा। अमेरिका ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो एक बड़ा अजीब सा आइडिया दिया कि अमेरिका जो है वो 20% सरचार्ज लेगा, जो प्रोबेबली उन्होंने उस पर यू टर्न ले लिया। लेकिन ये है कि मेरे नज़दीक जैसे इससे पिछले राउंड में अमेरिका एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से अपने ऑब्जेक्टिव नहीं हासिल कर सका, अपैरेंटली अभी भी नहीं कर सकेगा। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि चाइना का भी रिस्पांस आया है, भी परेशान होगी बिकॉज ये जो ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो वी आर बैक टू स्क्वायर वन, जो कि एमओयू से पहले था। तो मुझे नहीं समझ आती कि अमेरिका इस दफा फिर लड़ाई शुरू करके क्या हासिल कर लेगा जो वो पहले हासिल नहीं कर सका। अभी वो कह रहे हैं कि जी हम दे आर फोर्सिंग अपॉन ईरान कि वो एग्रीमेंट करे, ताकि अगर उसने एग्रीमेंट नहीं किया तो अगले राउंड में हम उनके पावर हाउसेस को स्ट्राइक करेंगे। तो ये एक इशू बना हुआ है जो कि ना सिर्फ अमेरिका और बल्कि पूरी दुनिया के लिए दर्द सर है। और एज फार एज यूएन कन्वेंशन आर कंसर्न, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है उसका स्टेटस तो एक इंटरनेशनल वाटर्स वाला है जिसके ऊपर किसी एक मुल्क की इजारादारी नहीं हो सकती। लेकिन एग्रेशन करके अमेरिका ने एक ऐसा पोटेंट हथियार ईरान के हाथ में दे दिया है कि जब वो दिल करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को ब्लॉक करते हैं, और स्ट्रेट अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए एक शेड बन चुकी है। ठीक है, तो इमरान साहब इस वक्त फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है वो उसको दोबारा बहाल करना ये ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, और अगर वो ये ना कर पाए तो ये बड़े एस्केलेशन की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जिस तरह चौथा दिन और 7 घंटे मुसलसल बमबारी की है। क्या ये एक मेजर वॉर की सूरत इख्तियार कर सकती है? और सबसे बड़ी बात ये है कि इजराइल तो चाहता ही यही है, इजराइल का तो एजेंडा यही है, और क्या तमाम हालात जो है वो उसी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखें, अगर तो मेजर वॉर से मुराद है ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, तो शायद अमेरिका ना करे। लेकिन जिस तरह आपने बताया शुरू में कि बॉम्बिंग बहुत सख्त है, ये वो ऑर्डिनरी बॉम्बिंग नहीं है जो पहले करते हैं। इस दफा देर हिटिंग सिविलियन। अभी तक पानी को नहीं हिट किया, लेकिन बाकी शाहराहों को और चीज़ों को हिट कर रहे हैं। एक आइलैंड पे भी हिट किया जहाँ उनके मिसाइल के प्रॉब्ली स्ट्रक्चर्स हैं नहीं। तो अभी उस तरफ तो नहीं जा रही। लेकिन अब अमेरिका को भी, अगर ईरान ने ये किया भी था, ईरान ने टैंकर्स के ऊपर ड्रोन ही मारे थे, ये जो रिस्पॉन्स है अमेरिका की डिस्प्रोपोर्शनेट है, बहुत ज़्यादा है। और अब वो जिस तरह सर अभी कह रहे थे, ये प्रॉबेबली ईरान को कार्व डाउन करने की कोशिश है, ये कामयाब नहीं होगी। अच्छा। फिर और जब गुस्सा बढ़ेगा तो फिर आप ज़्यादा हैवी बॉम्बिंग, कोई और मैकेनिज्म बॉम्बिंग का वो ना इस्तेमाल करना शुरू हो जाए। तो अब चाहिए कि ये जो गल्फ की कंट्रीज हैं उनमें जो सेंसिबल कंट्रीज हैं जो रोकती आई हैं, पाकिस्तान को भी, अगरचे पाकिस्तान को बड़ा फ्रस्ट्रेट किया है इस प्रोसेस में, और अपने अपने लेवल पे दोनों मुल्कों ने कई दफ़ा किया है, लेकिन पाकिस्तान को फिर भी कोशिश करनी चाहिए और पाकिस्तान को इंटरवीन करना चाहिए इसके अंदर। नाकाम हो जाए तो ठीक है, अभी कौन सा ये लोग कामयाब है। लेकिन आई थिंक MOU जो था उसमें कुछ खामियां जरूर थी, लेकिन फिर भी वो वाहिद एक कंसेंसुअल डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर इन दोनों को आना चाहिए। स्विट्जरलैंड तक ये बिल्कुल ठीक थे। स्विट्जरलैंड के बाद चूंकि खामेनेई शहीद के जनाजे पे, बाकी प्रोसीडिंग्स पे ईरान में बहुत बदले का फरवर था, उस दौरान जो टूटा राब्ता डिप्लोमेसी का, उसमें ये सब कुछ हुआ। ठीक है, हमारे साथ मुसर्रत अमीन भी मौजूद हैं। मुसर्रत, इस वक्त सूरत हाल पर आपकी यकीनन नज़र होगी। अब ये जो नई पाबंदियों की बात की है, ट्रंप ने 50 से ज़ायद अफराद, कंपनियों और जहाज़ों पर नई पाबंदियाँ आयद करना, यकीनन सालिक साहब भी कह रहे थे कि फ्रस्ट्रेट कर रहा है ईरान को, जो है अमेरिका को, और अमेरिका जो है वो अब मजबूर हो गया, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि पहले उसने उन गल्फ़ स्टेट में जहाँ पे अमेरिकी बेसिस थे उनको उस तरह से सिक्योर नहीं किया था, जिस पे बहुत सवालात भी उठ रहे थे कि जी जो जहाँ पे बेसिस हैं उनको क्यों अमेरिका ने उस तरह से रिटेलिएशन नहीं दी ईरान के पास। अब ईरान पे जो मुख्तलिफ अटैक्स हमें नज़र आ रहे थे, उसमें हमने देखा था कि डिफेंस इंस्टॉलेशंस पर बराह रास्त जो है उसको हिट कर रहा था। लेकिन इस वक्त जो है अब सिविलियन भी, हमें जिस तरह के ईरान ने कहा है कि भाई हमारे शहरी भी शहीद हुए हैं, हमारे
फौजी भी शहीद हुए हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है? तीसरी तरफ ट्रम्प को ये भी देखना है कि जी वो अपनी आवाम को किस तरह मुतमईन करेगा कि भाई इस जंग से जो है वो हमारी इकॉनमी कोई उसको बड़ा धचका नहीं लगेगा, बल्कि फ़ायदा होगा। जिस तरह हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा था कि 20% फीस आयद की गई थी, जिससे उन्होंने दोबारा वापस ले लिया था। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। अब देखें कि जो अमेरिका है ना, जो आपने पाबंदियों की बात की, कि ये मेरा ख्याल है कि ये एक डिप्लोमेटिक आपका एक स्ट्रैटेजी होती है ना, और प्रेशर इंक्रीज करना, वो एक टैक्टिक है जो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। अब देखिए, अमेरिका एक इतनी बड़ी पावर है, और ईरान इतने अरसे पाबंदियों का शिकार रहा है, और उसके बावजूद जब इनडायरेक्ट भी वॉर हुई, फॉर इंस्टेंस इसराइल ने अटैक किया है, और अब सारी दुनिया को पता है कि यूएस उसको सपोर्ट कर रहा था, उसके बावजूद जो ईरान ने बड़ी मतलब उसको इस तरह से रिटेलिएट किया कि पूरी यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, और दुनिया सारी जो है वो कर्ज कर रही थी इवन के अमेरिका को। और इवन के आपने मैडमैन जो थेरी है वो भी सुनी होगी, ट्रम्प ने उसको भी करने की, वो भी फेल होगी, सेकंड टाइम फेल हो गई, और उसमें भी कोई वो असर नहीं रहा। तो अब ये जितने भी थ्रेट्स हैं, या जितना भी एकदम से वो अटैक कर रहे हैं, बेसिकली ये उनको दबाव में लाने की कोशिश है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री में जाएं और देखें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना जो भी ये कर रहे हैं, इस दबाव का कोई ईरान पे असर अगर होना होता, तो जो पहला मरहला हुआ है जंग का, तो उसी में ईरान ने सरेंडर करना था। सरेंडर मीन्स इट्स नॉट ट्रू मीनिंग के सरेंडर इस तरह से करना था कि जो डिप्लोमेसी चल रही थी, या जो निगोशिएशन, या जिस तरह से सफारती ये सारी सरगर्मियां हो रही थी, उसी में ही ईरान ने बहुत सारी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे मान जाना था कि लोगों का प्रेशर बढ़ेगा। ये बड़े समझदार लोग हैं, इनको अंडरस्टैंडिंग है, और जो ये सफारती सतह पे काम कर रहे हैं, ये ईरान की तरफ से या अमेरिका की तरफ से, बड़े मंझे हुए लोग हैं, बड़े सीजन्ड डिप्लोमेट्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो ईरान इस दबाव में आएगा और इस तरह सरेंडर करेगा। अब ये हो सकता है कि और हमें बड़ा अच्छी तरह पता है, एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस आई नो अबाउट इट, कि जो मर्जी कर लें, हिस्ट्री में जितनी भी जंगें हुई हैं, ये वो मैदान जंग में उसका फैसला नहीं हुआ। आपको यू हैव टू सिट ऑन निगोशिएटिंग टेबल, डिप्लोमेसी के थ्रू ही आपने इसको सॉल्व करना है। ये अमेरिका को भी बड़ी अच्छी है, लेकिन वो अब जाहिर है जैसे भी अभी आपने अपने क्वेश्चन में कहा, दे वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड कि वो किस तरह से उसको प्रोटेक्ट कर सकते, जितनी भी उनकी बेसिस थी मिडिल ईस्ट में या उनके अलाइड कंट्रीज की, तो उनको कितना नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने भी बड़ी रिजेंटमेंट का जो है वो किया, और उन्होंने कहा हम आपका साथ नहीं देंगे। और इट वाज वेरी नियर के ईरान ने जो डिप्लोमेसी की, चाइना इसमें इन्वॉल्व हुआ, रशिया हुआ, कतर गए, सऊदी अरेबिया। तो अमेरिका को ये भी थ्रेट किया, अगर हमारी ये बेसिस खत्म होगी तो हमारे पास वो जो अटैक वो कर सकते हैं, मनूवरिंग कर सकते हैं बेहतर तरीके से, वो नहीं कर सकते। तो वो उन्होंने असल में वो टाइम ठीक ठीक है सबरीन साहब, पहले जो है हमने देखा था कि ट्रम्प ने कहा था कि हम जो है ना उनकी बहरी सलाहियतों को उनको हमला कर रहे हैं, उस पर अटैक कर रहे हैं, और हमने देखा कि ये जो कोस्टल रडार एंड सर्विलेंस सिस्टम था उसको हिट भी किया गया था, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में जो ईरान दूसरे वेसल्स और शिप्स को जो है निशाना बना रहा था। लेकिन सर अब ट्रम्प ने कहा है कि जी हम आपके बिजली घर भी तबाह करेंगे, हम पुल भी तबाह करेंगे। ये पहले भी वो मुतनाज़ा स्टेटमेंट तो दे चुके हैं, मगर ईरान क्या सरप्राइज़ दे सकता है, सरप्राइज अटैक कर सकता है जिस तरह ईरानी सदर ने बात की है? गुड क्वेश्चन। देखिए, इससे पहले जो राउंड हुआ था उसमें भी अमेरिका की पूरी कोशिश थी कि उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह किया जाए और उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको डिग्रेड किया जाए। लेकिन आपने देखा कि उसके बावजूद जो ईरानियन रिस्पॉन्सेस थे उनमें किसी किस्म का डिप या स्लैग नहीं आया। वो उसी स्पीड के साथ, उसी इंटेंसिटी के साथ जो काउंटर ऑफेंसिव है उसको उन्होंने जारी रखा। सो मेरे नज़दीक जो एयर कैंपेन थी तो उसमें वो बहुत सिग्निफिकेंटली कामयाब नहीं हुई। अभी अमेरिका की कोशिश ये है कि उनकी जो इकोनॉमिक हब्स हैं, पावर हाउसेस हैं, उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, उनके जो ब्रिजेस हैं, कनेक्टिंग ब्रिजेस, उनको जो है वो टारगेट किया जाए। लेकिन ये कि
मेरा नहीं ख्याल कि इट इज़ गोइंग टू क्रिएट कोई बहुत सीरियस इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, बिकॉज पिछले दिनों मैं देख रहा था कि एक क्रिटिकल ब्रिज जो है वो ईरानियन इंजीनियर्स ने 2 दिन में शायद उसको दोबारा से वर्केबल बना दिया। सो ईरान इस ब्रोबीट में डराने धमकाने में तो नहीं आ रहा। अब जब जो सरप्राइजेस की बात है, वो मेरे नज़दीक कुछ ऐसी वेपनरी है जिसके बारे में सीरियस डाउट्स हैं कि वो ईरानियंस के पास शायद हो, जो कि मैं नहीं कहूँगा कि न्यूक्लियर डोमेन की हैं, बट कन्वेंशनल डोमेन में होते हुए लाइक हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट किलर मिसाइल्स हैं जो कि चाइना के हैं। इसी तरीके से ये जो है रशिया के मिसाइल्स हैं विच आर हाइपरसोनिक, जो कि 10-12 मार्क स्पीड तक जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि शायद अमेरिका में बी सरप्राइज्ड, ऑल्दो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ दिन पहले रशिया और चाइना का शुक्रिया अदा किया था कि उन्होंने कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन इस जंग में नहीं की। लेकिन ये समझना कि दोनों ताकतें रशिया और चाइना बिहाइंड द सीन कुछ नहीं कर रही, मेरा ख्याल है कि ये खाम ठीक ख्याली है, और बल्कि फाइनेंसिंग। इसी से रेलेवेंट क्वेश्चन मैं इमरान साहब से करना चाहूँगी। इमरान साहब, चीन ने भी कहा है कि ये जो वाशिंगटन है ये दोबारा मशरक़ वस्ता को जो है वो एक ख़तरनाक मोड़ पर पहुंचा रहा है। क्या आपको ये सिर्फ मजम्मती बयान लग रहा है या अमेरिका की जो अस्करी पॉलिसी उसके खिलाफ एक वाज़ेह स्ट्रेटेजिक वार्निंग है, इसको समझा जाए? नहीं जी, चाइना इस पोजीशन में नहीं है कि कोई स्ट्रेटेजिक वार्निंग किसी को दे सके, ना चीन इस पोजीशन में। चीन अपनी हिस्ट्री की और अपनी पॉलिसीज की वजह से नहीं है, रूस यूक्रेन की वजह से नहीं है। दोनों ने ये आपने जो पहले वर्ड इस्तेमाल किया वो ज़्यादा ठीक है, मजम्मती बयान है। बिल्कुल सैटेलाइट से मदद की होगी, बिल्कुल इक्विपमेंट दिया होगा, लेकिन वो इतना इक्विपमेंट नहीं है कि वो ईरान को कोई वाज़ेह बर्तरी किसी चीज़ में दिला सके। ठीक है। अच्छा मुसर्रत, ज़रा हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि असल तो फसाद ही यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल जो हम डिबेट कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, अगर किसी एक मुल्क की यकतरफा ये कंट्रोल या फ़ीस के दावे को तस्लीम कर लिया जाता है तो इसका आलमी तिजारत और बैनुल अक़वामी कानून पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, क्या स्टेटस होगा इसका? जंग में उसमें बेसिकली इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे ही जब ईरान को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया, कि उन्हें तो पहले इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था, जंग में उन्हें पता चला कि ये तो न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा उनके पास बड़ी ताकत है कि इसको जब इसको कंट्रोल किया जाए, तो अब उस पे तो सरेंडर करने का सवाल पैदा नहीं होता कि ईरान इस पे करे। और मेरा नहीं ख्याल कि चाइना उनको फोर्स करेगा, या रशिया जिस तरह से भी पैनलिस्ट बात कर रहे थे कि वो इस पोजीशन में नहीं है। पोजीशन में डायरेक्टली तो वो नहीं करेंगे, लेकिन वो ये भी नहीं कहेंगे कि किसी तरीके से जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का कंट्रोल ईरान से चला है, क्योंकि ये कंट्रोल में रहेगा तो अमेरिका की सारी जंग भी इसी पे चल रही है ना। अमेरिका को और इतना इशू भी नहीं है, वो कहते हैं कि इस पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सिर्फ ईरान का ही हिस्सा है या फिर इसमें ओमान भी आता है? देखिए, ये बहुत पहले बात, जब ये पहला मरहला जंग का शुरू हुआ था तो ईरान ने कहा था हम ओमान से बात करेंगे और ये इंटरनेशनल वाटर्स की बात करेंगे। लेकिन देखिए जो ये ईरान का ये 22 माइल्स का ये एरिया होता है, और मेरा ख्याल ये टोटली 24 और 20 इतना है। जी जी, तो मेरा ख्याल है ये ईरान के पानियों में आता है, जिसकी वजह से वो इसको ज्यादा कर रहे हैं। ठीक। और तीसरी बात, अगर आप कहें कि आप यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल लॉ, तो अभी तक अमेरिका ने कौन से इंटरनेशनल के सिविलियन पे अटैक किए, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो किया, या यूनाइटेड नेशन के किसी चार्टर को ठीक है, फॉलो किया, क्योंकि चल स्कूल पे अटैक हुआ, तो वो सारी चीजें ईरान वो भी हाईलाइट कर रहा है। लेकिन क्योंकि मीडिया आप देखें कि वो ईरान उस पोजीशन में नहीं है कि वो चल ये जो ठीक सोशल है। मीडिया मैं है ज़रा या आखिरी सवाल इमरान साहब से ले लूँ, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है। इमरान साहब, ट्रेडिशनल जी इमरान साहब, अगर ईरान ये जो ईरान अमेरिका की जो सूरत हाल है वो मज़ीद गंभीर होती चली जा रही है, कशीदगी की तरफ बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान का सफारती तवाज़ुन जो है वो बड़ा चैलेंजिंग होता हुआ नज़र आ रहा है। दिफाई माहदे भी हैं सऊदी अरब के साथ और पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात भी हैं। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस वक्त? पाकिस्तान शुरू से इस जंग में सफारती बहुत टाइट रोप वॉकिंग कर रहा था। अभी तक तो रोकने पे बंद बांधने में कामयाब हुए थे, लेकिन अब जब वो एक मेन वॉर दोबारा स्टार्ट हो गई है, उस पे ईरान रिटेलिएट करेगा, उसके बाद और टेंशन बढ़ेगी। पाकिस्तान को फिर शायद पोजीशंस ऐसी लेनी पड़े जो एक या दूसरे फरीक को के लिए नामंजूर हो या उसको बुरी लगे।
ٹھیک ہے، میں اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ یقیناً ایران اور امریکہ کے حوالے سے روز خبریں آ رہی ہیں، مگر جب حملے اور مذاکرات ایک ساتھ چلیں جو ہے وہ ایک غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ سب سے بڑی خبر بن جاتی ہے۔ پروگرام سے اجازت، اللہ نگہبان۔